गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 6 में पढ़ने जा रहे हैं अशोक। देखो बच्चों, अशोक के बारे में हम जानते हैं कि जो अशोक थे उन्होंने कलिंग का जो युद्ध लड़ा था उसके बाद में क्या कर दिया था, युद्ध का त्याग कर दिया था। क्योंकि जब उन्होंने कलिंग के युद्ध में देखा कि कितने लोग मारे गए, उनका जो हृदय था वो उस चीज को देख करके क्या हो गया था, दुखी हो गया था। तो उन्होंने क्या कर दिया था, तभी से युद्ध का त्याग कर दिया था। देखो बच्चों, हम हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा नोटों के ऊपर शेर का निशान देखा, शेर का निशान बना हुआ दिखता है हमें, ठीक है। रुपए पैसों का चित्र देखते हैं, उसका भी लंबा इतिहास है कि ये जो शेर के चित्र है ये कहां से आए और किस लिए इनको नोटों के ऊपर बनाया गया है। आज हम इसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अशोक एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग कर दिया था, इसका भाग एक हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक बहुत बड़ा राज्य और एक साम्राज्य। एक बहुत बड़ा राज्य और साम्राज्य, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। इसमें ही हमें पता चलेगा कि जो नोटों के ऊपर शेर के चिन्ह वो कहां से आए, उनका इतिहास जानेंगे, ठीक है। जिन शेरों के चित्र जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं, रुपयों और पैसों पर देखते हैं, जिन शेरों के चित्र हम रुपयों और पैसों पर देखते हैं उस पे उनका एक लंबा इतिहास है, उनका एक लंबा इतिहास है, ठीक है। उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। उन्हें पत्थरों को काटकर बनाया गया था, उन्हें पत्थरों पर काटकर बनाया गया था। जो देखते हैं हम चित्र बने हुए उसे पत्थरों से काट करके क्या था, शेरों को बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। एक विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया था, विशाल स्तंभ पर स्थापित कर दिया था। सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर उसको स्थापित कर दिया था। इतिहास के महानतम राजाओं में से महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभों और पत्थरों पर
अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं, अभिलेख लिखे गए हैं या उत्कीर्ण किए गए हैं, लिखे उत्कीर्ण किए गए हैं। ठीक है, तो हम जिन शेरों के चित्र को रुपये और पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों पर काटकर बनाया गया था और फिर उन्हें सारनाथ में विशाल स्तंभ पर स्थापित भी किया गया था। और इतिहास के महानतम राजाओं में से एक थे अशोक। उनके निर्देश पर कई स्तंभों पर और कई पत्थरों पर अभिलेख लिखे गए या उत्कीर्ण किए गए, मतलब उन्होंने जगह जगह पर अपने अभिलेखों को लिखवाया था। आगे हम इसे देखेंगे। इससे पहले भी हम ये जाने कि इस अभिलेखों का क्या है और समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। इसके बारे में हम इसमें पढ़ रहे हैं कि जो उनका राज्य था उसको साम्राज्य क्यों कहा गया, अशोक के राज्य को वो साम्राज्य किस प्रकार से कहलाया, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने ये तो देख लिया कि जो सारनाथ है वहां के स्तंभ पर ये जो सिंह की आकृति वाले जो आप पैसों देखते हो बने हुए हैं। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे, अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। चाणक्य ने जिनका नाम कौटिल्य भी था, कौटिल्य, ठीक है, चाणक्य या कौटिल्य एक बुद्धिमान व्यक्ति था। चाणक्य या कौटिल्य एक बुद्धिमान व्यक्ति था। जो चाणक्य थे एक ब्राह्मण थे, वो बहुत ही क्या थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे। उनका नाम कौटिल्य भी था। ठीक है, चंद्रगुप्त की सहायता की थी, चंद्रगुप्त की सहायता की थी, मतलब जो कौटिल्य थे चाणक्य थे उन्होंने चंद्रगुप्त में एक राजा जैसे गुणों को देखा था और अपना धनानंद का जो शासक, धनानंद जो मगध का राजा था, वो उसने क्या किया था, चंद्रगुप्त के जो परिवार वाले थे उनको बंदी बना लिया था। तो वापस से अपना साम्राज्य, चंद्रगुप्त ने अपना राज्य वापस प्राप्त करवाने के लिए चाणक्य ने उसकी क्या की थी, सहायता भी की थी। और चाणक्य के कई विचार हमें, चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किताब में मिलते हैं। अर्थशास्त्र नामक किताब में हमें ये विचार मिलते हैं। इसी में हम आगे देखेंगे। तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई थी, अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा।
इसी में उन्होंने जो चंद्रगुप्त का साम्राज्य था उसके बारे में वो, और अशोक का जो साम्राज्य था उसके बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। साम्राज्य में बहुत से नगर थे। जो ये साम्राज्य था यहाँ पर क्या थे, बहुत से नगर थे, और इसमें साम्राज्य की राजधानी, इसमें साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र, उज्जैन, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला। तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे, जैसे नगर प्रमुख थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम, तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए, मध्य एशिया के लिए मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। आने जाने का मार्ग था, ठीक है। कई नगर थे साम्राज्य में, और जो तक्षशिला था वो उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के आने जाने का क्या था, मार्ग भी था। और दूसरी तरफ उज्जैन, दूसरी तरफ उज्जैन, दूसरी तरफ जो उज्जैन था, उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत से, उत्तरी भारत से दक्षिण भारत तक, दक्षिण भारत तक जाने वाले रास्ते में पड़ता था, जाने वाले रास्ते में पड़ता था। तो देखो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, इसमें साम्राज्य की पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे। जो तक्षशिला था उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था, और दूसरी तरफ जो उज्जैन था वो उत्तरी भारत में दक्षिण भारत तक जाने वाले रास्ते में ही पड़ता था। जो बीच का रास्ता था उसी में क्या पड़ता था, उज्जैन भी पड़ता था। और दूसरे शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। जो उसके नगर थे जैसे तक्षशिला, उज्जैन, पाटलिपुत्र, यहाँ पर कहा जाता है कि शिल्पी जन और सरकारी अधिकारी रहा करते होंगे। इसके बारे में बताया गया है कि साम्राज्य के नगरों में कौन रहता था। आगे से में देखेंगे जो साम्राज्य था वो किस तरह से फैला हुआ था, वहाँ कौन कौन से लोग रहा करते थे, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो हमने देखा जो बड़े बड़े नगर थे वहाँ पर शिल्पी जन, सरकारी अधिकारी रहा करते थे। और साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में, साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में, तो बहुत बड़े क्षेत्र थे, उसमें किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। किसानों का
पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। जो पशुपालक हुआ करते थे उनके, और जो किसान हुआ करते थे उनके गांव बसे हुए थे। और मध्य भारत जैसे इलाकों में, मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। जंगलों से भरा हुआ था और वहां पर लोग फल फूल का संग्रह वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण किया करते थे। जो जंगल होते थे वहां से फल फूल का संग्रहण किया करते थे और जानवरों का शिकार करके तो जानवर होते थे जंगलों में, उसका शिकार करके आजीविका चलाते थे, अपनी जीविका चलाते थे। तो इस तरह से जो जंगल का भाग था वहां पर क्या करते थे, अपनी आजीविका चलाते थे। ठीक है। और साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसान रहते थे, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहां पर लोग फल फूल का संग्रहण भी किया करते थे, उसको बेचा भी करते थे और साथ ही साथ जो जानवर होते थे उनका शिकार करके अपनी जीविका भी चलाते थे। तो इस तरह से वो लोग अपना कार्य करते थे। वहां पर जो राजा का साम्राज्य था, ठीक है। और साथ ही साथ साम्राज्य के अलग अलग इलाकों के लोग साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न इलाकों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के लोग क्या करते थे, भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे, और वे लोग अलग अलग प्रकार के भोजन भी करते थे। यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाकें भी पहनते थे, क्योंकि वो अलग अलग जगह पे रहते थे तो भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन भी करते थे, भाषाएं भी बोलते थे और यहाँ तक कि वो भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाकें भी पहना करते थे। एक प्रकार की पोशाकें नहीं पहनते थे। अब पढ़ेंगे हम साम्राज्य का प्रशासन। तो आपने देखा कि किस तरह से राज्य साम्राज्य बना, कैसे कैसे लोग वहां पर रहते थे, किस प्रकार से अपनी जीविका चलाते थे। ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ने जा रहे हैं कि साम्राज्य से प्रशासन किस प्रकार से बना। साम्राज्य का प्रशासन, ठीक है, साम्राज्य का प्रशासन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था। मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था।
मौर्य साम्राज्य था वो क्या था, बहुत ही बड़ा था, बहुत ज्यादा बटाव मतलब फैला हुआ था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर, जो अलग अलग हिस्से हुआ करते थे, अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में बटा था, तो जो इनके शासन करने वाले थे वो भी अलग अलग थे, तो वो अलग अलग ढंग से ही क्या करते थे, शासन भी अलग अलग ढंग से ही करते थे। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर, पाटलिपुत्र व उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। ठीक है, तो जो पाटलिपुत्र थे और जो उसके आसपास के इलाके थे उस पर सम्राट का क्या था, पूरा नियंत्रण था, सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि मतलब यह था कि इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों पर, इस इलाके के गांव में शहरों के हिस्सों पर, जो गांव और शहर के जो हिस्से होते थे, गांव और शहर के हिस्सों पर किसानों और पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा किया जाता था। कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों को नियुक्त करता था। ठीक है, तो अधिकारी को नियुक्त कर देकर बच्चों मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा इसलिए था क्योंकि अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र में उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के जो गांव और शहर जितने भी इससे आते थे, किसान, वहाँ के जो भी किसान थे, पशुपालक थे, शिल्पकार थे, व्यापारी थे, उनसे क्या किया जाता था, कर इकट्ठा किया जाता था राजा के द्वारा, और जो कर इकट्ठा करते थे वो राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी हुआ करते थे। अधिकारियों को राजा नियुक्त कर देता था ताकि वो क्या कर सकेगा, कर को इकट्ठा कर सकेगा। इसी में देखेंगे जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे उसे अधिकारी क्या देते थे, सजा भी दे देते थे। अगर मान लीजिए कोई कर नहीं देता था या राजा के जो भी राजा किसी भी प्रकार का आदेश देता था वो उसको नहीं मानते थे तो अधिकारी ही उनको क्या दे दिया करते थे, दंड भी दे दिया करते थे, जिस प्रकार का उनको
देना होता था, दंडित किया जाता था। और इसमें से कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था, वेतन भी दिया जाता था। मतलब राजा जिन अधिकारियों को नियुक्त करता था उनमें से कुछ अधिकारी ऐसे होते थे जिनको कि क्या वेतन पर रखा जाता था, तो उनको वेतन भी दिया जाता था। और संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह पर, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। जो संदेशवाहक होते थे वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों, राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नजर रखा करते थे। जो राजा के जासूस होते थे वो जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उनके कार्यकलाप पर क्या करते थे, नजर रखते थे। इन सबके ऊपर सम्राट था, इन सबके ऊपर सम्राट था। इन सबके ऊपर कौन था, सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नजर रखता था। वो राज्य परिवार और मंत्रियों की सहायता से क्या करते थे, सबके ऊपर नजर रखा करते थे। और मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र और प्रांत भी थे। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे प्रांत व क्षेत्र या प्रांत भी थे, कई छोटे क्षेत्र या प्रांत भी थे। इन पर तक्षशिला उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानी ने शासन भी किया था। जो प्रांत और कई प्रकार के क्या थे, क्षेत्र थे, उनके ऊपर तक्षशिला और उज्जैन जैसी जो राजधानियां थी उन्होंने भी इसके ऊपर क्या किया था, अपना अधिकार किया हुआ था या उनके ऊपर शासन किया था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र के इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। अक्सर राजकुमारों को वहां का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाता था। जो राजकुमार होते थे उनको राज्यपाल बनाकर के अक्सर भेज दिया जाता था, ठीक है, कहाँ पर, प्रांतों में, और गवर्नर। लेकिन ऐसा लगता है कि जगहों पर स्थानीय परंपराओं नियमों को ही माना जाता था। मतलब राजा क्या करता था, जो राजकुमार होते थे उनको गवर्नर यानी राज्यपाल बनाकर के भेज देते थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो नियम चलाए जाते थे वो नियम वहीं के होते थे। परंपरा प्रादेशिक प्रदेशों के बीच विस्तृत क्षेत्र इन इलाकों में मौर्य शासन सिर्फ मार्गों नदियों पर नियंत्रण करने की कोशिश करता था, ठीक है। जो मार्ग होते थे या जो जिस भी तरह से आने जाने का रास्ता होता था उस पर ही क्या करते थे, ये लोग नियंत्रण करते थे। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे उन्हें इकट्ठा किया जाता था। मतलब जो प्रांत और वो थे जहाँ आने जाने का मार्ग था, तो वहां से जो भी कर या भेंट मिलते थे उनको क्या करते थे, ये लोग इकट्ठा किया करते थे, अपने पास में रखते थे। और साम्राज्य के भीतर
उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका मतलब जब आते जाते थे लोग तो वहां से कर इकट्ठा करते थे और इनाम के तौर पर, जैसे दक्षिण भारत से सोना ले लिया इन्होंने, कीमती पत्थर ले लिए और कंबल ले लिए। तो इस तरह से नई नई चीजें इनको कर के रूप में प्राप्त होती रहती थी और संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। जो इनको संसाधन मिलते थे वो नजराने के रूप में प्रस्तुत मतलब इकट्ठे किए जाते थे। तो इस तरह से देखा आपने बच्चों कि साम्राज्य का क्या बन गया, प्रशासन बन गया। अब हम इसी में आगे पढ़ेंगे इसका भाग 2, तब इसके आगे का हम भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों।